Hello students, I welcome all of you to my YouTube channel Oasis Classes देवघर। डियर स्टूडेंट्स, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी ये बात कई बार चर्चा में मैंने जिक्र किया है कि आपके पढ़ाई से ज़्यादा मतलब रखना है आपको प्रैक्टिस सेक्शन में। यानी जितना पढ़ो उससे कई गुना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो जो पढ़ी हुई चीज़ें रहेगी वो कायम रहेगी, वो जिंदा रहेगी। अन्यथा पढ़ते जाओगे तो जैसे एक हाथ से हम लिखते हैं और दूसरे हाथ से मिटाते जाएंगे तो जो चीज़ें मैंने लिखी वो उसका अस्तित्व तो रहेगा नहीं। ठीक उसी तरह के केवल पढ़ते ही जाओगे तो जो तुम्हारी पढ़ाई है वो जीरो हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगी। इसलिए आप सबको एक चीज़ तय करनी है कि पढ़ने से ज़्यादा, स्टडी से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट एक वेल नोन कहावत है और इसको दोहराने तिहराने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको अच्छे से ये पता है। तो चलो हम लोग ज़्यादा बातें ना करें। मैंने पहले भी किया था आपसे वादा कि एक प्री टेस्ट सेक्शन चलेगा जो कि बाद में ऑफलाइन में वो टेस्ट सीरीज में शुरू होगी। जो पढ़ाई आपने अभी तक की है उसको मैं प्री टेस्ट के शक्ल में 4-5 प्री टेस्ट के शक्ल में लूंगा और फिर उससे संबंधित टेस्ट ले लूंगा ऑफलाइन में। संभव होगा तो ऑनलाइन में भी उसका टेस्ट लिया जाएगा, तो वो देख लेते हैं आगे क्या होगा, लेकिन अभी प्री टेस्ट सेक्शन चलेगा। और कल अगले क्लास में लास्ट लेसन जैक बोर्ड वाले का क्वेश्चन आंसर होगा और बिहार बोर्ड वालों का एक क्लास के बाद फिर इंडियन सिविलाइजेशन के क्वेश्चन आंसर्स को ऑनलाइन भेजा जाएगा। आप लोग जुड़े रहिए यूट्यूब से, आप लोग जानते रहो कि कैसे कैसे पढ़ाई कैसे डेवलप कर रही है। तो हम ज्यादा बातें ना करें, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बीएससीबी की प्री टेस्ट है, 10-10 क्वेश्चन का एक सेट है, उसको आपको डेली अपने घर पर बनाना है। What you have to do, you have to answer these 10 questions on your own, and after that you have to check the answers given in your answer sheet whether your answers are good or not। मैं अभी इसको टिक करता जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे दूंगा, आप उसके आंसर्स को बाद में अपने से मैच करना कि आपने कितना सही बनाया कितना गलत किया। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके आंसर को हम लोग डील करेंगे। तो क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं। पहला है व्हेन वाज गांधी जी असैसिनेटेड। असैसिनेशन मतलब होती है हत्या करना, किसी की हत्या कर देना। यानी कि आपसे क्वेश्चन किया गया है कि गांधी जी की हत्या कब की गई थी। तो 4 ऑप्शंस हैव बीन गिवन ओवर देयर। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पिक एनी वन आउट ऑफ 4। आपको उस चारों में से किसी एक का चयन करना, चुनना है कि कौन सही जवाब है। तो ऑप्शंस हैं 12 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1948 और 15 जनवरी 1948। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख ले, गांधी जी को कब असैसिनेट किया गया था, यानी कब उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अवर राइट आंसर इज सी। फर्स्ट का सही जवाब है सी, 30 जनवरी 1948। नेक्स्ट है द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स। गुजराती में समान शब्द कौन सा है जो दर्शाता है किसको, सिविलाइजेशन को, यानी सभ्यता को। यानी सभ्यता से मिलता जुलता, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, इंग्लिश में सिनोनिम समानार्थक कहते हैं। तो वैसा कोई शब्द है क्या गुजराती में? तो उसका अभी ऑप्शन है हमारे गुड नेचर यानी अच्छा स्वभाव, गुड कंडक्ट, कंडक्ट को हम लोग हिंदी में कहते हैं आचरण, अच्छा आचरण, गुड हैबिट अच्छी आदत, और गुड कल्चर अच्छी संस्कृति। तो गांधी जी कहते हैं कि गुजराती में सभ्यता का जो समान अर्थ वाला कोई शब्द है तो वो क्या है, अच्छा आचरण। यानी अगर किसी में किसी के आचरण अच्छे हों तो वही सभ्य हो गया। अन्यथा गुजराती क्या, ये इंडियन फिलॉसफी ही है। आप जानते हो हमारे देश में जिसका व्यवहार विचार आचरण सही नहीं होता है उसको हम लोग जानवर कहते हैं। कोई मान लेते चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है तो आपके मुंह से क्या निकलता है, अरे आदमी है कि जानवर है। यानी आप इनडायरेक्टली उसको ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि एक सही इंसान के बोलने का भी सलीका उसको सभ्य बनाता है और सभ्यता ही आदमी को इंसान बनाते, असभ्य को हम जानवर कहते हैं। तो यानी अपना सही जवाब बी नंबर है, यानी दूसरा का सही जवाब है बी, गुड कंडक्ट अच्छा आचरण। अगला है आवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड विद। एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स को हम लोग हिंदी में
पूर्वज कहते हैं, जिसके एक सिनोनिम्स और है फोर फादर्स, यानी हमारे पूर्वज, अवर एंसेस्टर्स वर सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड को हिंदी में क्या कहते हैं? संतुष्ट। यानी हमारे पूर्वज संतुष्ट थे। किस चीज से संतुष्ट थे? तो अवर ऑप्शंस आर सिविलाइजेशन, जिसको हिंदी में हम लोग सभ्यता कहते हैं, कल्चर, जिसे हम लोग हिंदी में संस्कृति कहते हैं, लार्ज सिटीज, लार्ज मतलब बड़े, तो बड़े शहरों से, या स्मॉल विलेजेस, या छोटे छोटे गांव से। यानी आपको ढूंढना है कि हमारे पूर्वज वाकई किस चीज से ज्यादा संतुष्ट थे, उनके मन, उनके हिसाब से अच्छा वो जगह कहाँ था जहां हमें रहना चाहिए। तो सही जवाब डी है, यानी तीसरा का सही जवाब है डी, यानी गुड विलेज, स्मॉल विलेज। यानी हमारे पूर्वज ज्यादा पसंद करते थे कहाँ रहना? छोटे छोटे गांवों में। अगला है आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड, हमारे पूर्वज एंजॉय करते थे। एंजॉय मतलब आनंद लेते थे। किस चीज का आनंद लेते थे? लग्जरीज। लग्जरीज मतलब होती है विलासिता। मैं समझा दूं आपको, विलासिता उसको कहा जाता है, उन सारी चीजों को हम विलासिता की चीजें कहते हैं जो हमारे लिए अनिवार्य नहीं हो। यानी हमारी आवश्यकताएं तीन कैटेगरी में बढ़ती है: नेसेसरी नेसेसिटी, कंफर्ट नेसेसिटी एंड लग्जूरियस नेसेसिटीज। आवश्यक आवश्यकता, आराम संबंधी आवश्यकता और विलासिता संबंधी आवश्यकता। आवश्यक, जैसे आप छात्र हो तो आपके लिए किताब कॉपी कलम होना आवश्यक आवश्यकता है। आपको कोचिंग स्कूल जाना है, उसके लिए आप अगर कहोगे हम साइकिल से जाएंगे तो ये आराम संबंधी आवश्यकता है, वे पैदल जाते जाते थक जाते हैं। और अगर आप कहोगे बुलेट या कार से ही हम कोचिंग जाएंगे या स्कूल जाएंगे या कॉलेज जाएंगे, तो ये हो गई विलासिता। यानी वो आवश्यकता है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, उसके बिना हमें ऐसा नहीं कि हम सांस नहीं ले पाएंगे। उन सारी आवश्यकताओं को, यानी कि जो फालतू हमारे लिए एक तरह से बर्डन हो जाती है, उसको हम लोग लग्जरीज कहते हैं। तो क्या हमारे पूर्वज विलासी चीजों में मग्न रहते थे, उसका आनंद लेते थे? बिल्कुल नहीं। होम रूल, होम रूल को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वराज, यानी अपना राज। पंचायती व्यवस्था, कोई लफड़ा हुआ गांव में तो मुखिया जी संभालेंगे या गांव के पंचायत में उसका फैसला हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमारे पूर्वज किया करते थे। कोर्ट कचहरियां थी, लेकिन उसकी वैल्यू उतनी नहीं जितनी अभी के समय में है। तो यानी सही जवाब अपना कौन सा है? बी। कंफर्ट तो जान रहे, आराम, फ्रीडम, आजादी, ये सब नहीं, सही जवाब है। यानी 4 का सही आंसर है बी। आते हैं 5 में। डैश इज अ मेटाफिजिकल पोएट, किसको हम लोग मेटाफिजिकल कवि कहते हैं? इस चारों में से 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। 4 ऑप्शंस में से आपको ढूंढना है वॉल्ट विटमैन, W.H. ऑर्डन, रूपर्ट ब्रूक, जॉन डन। तो आपने पढ़ लिया है, जॉन डन को हम लोग मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं, यानी डी। 6 में आते हैं। 6 क्या है? द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड। अब 6 से नीचे तक ग्रामर सेक्शन शुरू हो जाता है। द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड बिकॉज वन ऑफ द वर्कर्स डैश इल। पूरे सेंटेंस को देखते हैं। द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड, कुड कैन का पास्ट फॉर्म है, ये ध्यान से सारे सेंटेंस को देखिए। काम को पूरा नहीं किया जा सका। क्यों नहीं किया जा सका? वन ऑफ द वर्कर्स, मजदूरों में से एक मजदूर क्या था? बीमार था। अब बताओ, काम अगर पूरा नहीं हो सका तो ये बात हम प्रेजेंट की कर रहे हैं या पास्ट की कर रहे हैं? स्वाभाविक रूप से पास्ट की कर रहे हैं। तो ऑप्शंस भी हमको पास्ट वाला ही चुनना होगा, यानी इज और आर, यानी ए और डी तो कटा क्योंकि वो प्रेजेंट वाले ऑप्शंस हैं। यानी ऑप्शन वी हैव ओनली 2 ऑप्शंस, बिटवीन दीज 2 वी हैव टू चूज एनी वन। तो वर और वाज, वाज और वर में से एक का हम लोग चयन करेंगे। तो अब सवाल उठता है कि हम कैसे जानेंगे यहाँ वाज लगेगा या वर होगा? So you might be remembering I have made you write a point in your copy, and the point is that if any noun is followed by one of, the noun is always plural but its verb is always singular. One of के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा लेकिन उसकी क्रिया हमेशा सिंगुलर होगी। यही कारण है कि वन ऑफ द वर्कर्स, यहाँ वर्कर्स है, वर्कर नहीं है। यानी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन तो प्लूरल लेकिन उसकी क्रिया क्या होगी? सिंगुलर। और हमने चुन लिया है
कि इज और आर नहीं लगा सकते, और फिर से मैं दोहरा दूं क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि ऊपर से सेंटेंस को देखो, द वर्क कुड नॉट बी कंप्लीटेड, कुड नॉट बी कंप्लीटेड, काम को पूरा नहीं किया जा सका, पास्ट की बात हो रही है। तो जब बात पास्ट की हो रही है तो सहायक क्रिया भी उसमें पास्ट वाले ही लगेंगे, इसलिए इज और आर तो जानते हो प्रेजेंट में लगाया जाता है, वाज और वर। और अभी हमने क्या कहा, वन ऑफ से अगर कोई नाउन के पहले वन ऑफ लगाए तो नाउन प्लूरल लेकिन क्रिया सिंगुलर, तो इसलिए सही जवाब सी है, क्योंकि वर तो होता है प्लूरल क्रिया। 6 का सी। 7 में आओ, 7 में है टाइम एंड टाइड्स डैश फॉर नन, टाइम एंड टाइड्स समय और धारा, टाइड्स मतलब धारा, समय और धारा, नन मतलब किसी का नहीं, किसी का इंतजार नहीं करती। यद्यपि चीजें दो हैं लेकिन दोनों समान अर्थों में प्रयोग किए जा रहे हैं, ना तो समय किसी का इंतजार करती है ना ही धारा किसी का इंतजार करती है, यानी कि दो चीजें होते हुए भी अगर वो समान अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता है तो दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बट वन। ये पॉइंट भी आपने लिखा है कि दो चीजें हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड, आर नहीं, क्योंकि दोनों का उपयोग हम एक साथ करते हैं। तो टाइम एंड टाइड्स डैश फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करती है। अब हमको ये तय हो गया कि है दो लेकिन मान क्या रहे उसको एक, यानी सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ रखा है कि सिंगुलर नाउन के साथ या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया भी सिंगुलर ही होगी। तो आर की तो कोई बात ही नहीं है, आर प्लूरल क्रिया है। आते हैं वेट, वेट भी नहीं लगेगा क्योंकि V1 हमेशा प्लूरल होता है, तो आर कटा वेट कटा। अब इज वेटिंग या वेट्स में से हमको एक चुनना है, तो मैं आपको बता दूं, पहले भी बता चुका हूं कि जो यूनिवर्सल चीजें होती है यानी नैसर्गिक, जिसमें कभी बदलाव होती नहीं है, सैकड़ों साल पहले भी वही है, आज भी वही है और सैकड़ों साल बाद भी घटनाएं सेम रहेंगी। जैसे सूर्य पूरब में उगता है तो वो सैकड़ों साल बाद पहले भी सही था, अभी भी सही है, आगे भी। उसी तरह समय और धारा, तो ऐसे वाक्य हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखे जाते हैं। किसमें लिखे जाएंगे? सिंपल प्रेजेंट। और जब हम बात कर रहे हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी मस्ट अप्लाई देयर ईदर V1 और V5। तब जब हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे तो या तो हमें V1 लगाना होगा या तो V5। तो अभी हमने क्या कहा कि इस दोनों को दो ना मान करके सिंगुलर मानो और क्रिया भी सिंगुलर, और मैंने आपको पढ़ाया है कि V1 प्लूरल और V5 सिंगुलर, इसलिए सही जवाब वेट्स होगा। 7 का सही आंसर है डी। 8 में आ जाओ, एवरीबडी डैश शॉक्ड टू हियर द न्यूज ऑफ हिज डेमाइस, उसकी मृत्यु की खबर सुनकर के हर व्यक्ति शॉक्ड था। शॉक्ड को शुद्ध हिंदी में कहते हैं सदमाग्रस्त, यानी झटका लग गया। तो अब देखो, कोई आदमी अगर मर चुका है तो वो घटना पास्ट में हो गई, जब किसी की मृत्यु हो गई, थोड़ा दिमाग लगाना, जब किसी की मृत्यु हो गई तो वो मर ही गया तो वो बात पास्ट की हो गई, और जब पास्ट की बात हो गई तो आप प्रेजेंट वाले सहायक क्रिया को ना चुनना, इज और आर ना लगाना। अब हमको या तो वाज चुनना है या तो वर चुनना है। तो आपने लिखा है एवरीबडी, एवरीवन, समबडी, समवन, नोबडी, नोवन को हमेशा सिंगुलर माना जाता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगते हैं। और हमें पास्ट में जाना है तो वर्ब भी कटा, एक ही सिंगुलर क्रिया है पास्ट में, वो क्या है? सी नंबर वाज। आते हैं आगे में, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेल्योर। क्वेश्चन टेक्स्ट वाले सेक्शन से आ गया कि मैं उनके असफलता के लिए जिम्मेदार हूं। आई एम रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार, मैं जिम्मेदार हूं फॉर देयर फेल्योर, यानी कि उनकी असफलता के लिए। अब इससे क्वेश्चन टेक्स्ट निकालना है तो आपको मैंने सिखाया है ये एम वाला बड़ा अनोखा होता है। इसके क्वेश्चन टेक्स्ट में क्या करना, अफर्मेटिव अगर क्वेश्चन में है तो उसके जो क्वेश्चन टेक्स्ट फॉर्म बनाओगे वो निगेटिव फॉर्म में लेना। तो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फेल्योर, तो एम वाला का जब नेगेटिव फॉर्म बनाओगे तो आर से बनाना, ये याद रखिएगा। आपको याद तो है फिर भी मैं दोहरा दे रहा हूं। तो यानी सही जवाब होगा सी, आरंट आई। एमंट आई नहीं है, हाँ, या और कोई ऑप्शन नहीं, केवल एक ही है, सी नंबर, आरंट आई, यानी 9 का सही जवाब है सी। आते हैं 10 में, सी टुक अ न्यू पेन। यहां देखो क्रिया का कौन सा रूप है? V2, टेक, टुक, टेकन। और आप जानते हो V2 हम लोग केवल सिंपल पास्ट में लगाते हैं,
एकमात्र बारियों में से एक टेंस है सिंपल पास्ट जिसमें क्रिया का कौन सा रूप लगता है, दूसरा। तो टेक का दूसरा रूप है टुक, सी टुक का न्यू पेन। और चूंकि सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट की सहायक क्रिया क्या होती है, डिड। और यहां हमने अभी कुछ सेकंड पहले ही कहा कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो निगेटिव में बनाना। तो यहां भी अफर्मेटिव है तो इसका सहायक क्रिया क्या है, डिड। तो क्या हो जाएगा, डिडंट सी, यानी कि सही जवाब 10 का कौन सा होगा, डी नंबर। तो बस इतना ही था, ज्यादा आपको इसमें ये है नहीं बहुत, लेकिन प्रैक्टिस करते हैं, कंटिन्यूअस इसको हम देते जा रहे हैं। आप लोग इसको डेली घर पर बैठ करके प्रैक्टिस करोगे और आई होप कि आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो हमारा जो 50 नंबर वाला सेक्शन है वो तो 100% हमेशा एग्जामिनेशन में आप अच्छा क्लिक करोगे ही करोगे। इस बार एकदम ढूंढ करके प्रैक्टिस करना है। 50 नंबर तो सॉलिड अगस्त सितंबर जाते जाते कि अब एग्जामिनेशन कभी आ जाए और हम उसमें से 50 में 50 सॉलिड मार ही लेंगे। और बाकी जो सब्जेक्टिव सेक्शन है उसमें भी ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है। आप आराम से स्टडी करो कूल हो करके। और जितने बच्चे थोड़ा होम सिकनेस से ग्रसित हो, यानी घर जाते हो और घर में ही रह जाते हो, तो वो कम से कम वीडियो भी तो देखते रहो। हाँ, लेकिन इतना याद रखिए, हम हमेशा कहते हैं कि ऑनलाइन ठीक है उन बच्चों के लिए जिनके साथ कोई मजबूरी है, लेकिन कभी भी ऑफलाइन को ऑनलाइन रिप्लेस कर ही नहीं सकता। ये बात तो सही है। आप इसको स्वीकार करो ना करो, मुझे पैसे से लेना देना नहीं है कि आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को आप खरीदो और उसके बाद कोर्स को आप पढ़ो, ऐसा नहीं। लेकिन मुझे ये समझ में आता है, हम हमेशा बच्चों के वेल बीइंग के लिए ही बोलते हैं कि आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन ऑफलाइन ही होता है। उसमें इंटरेक्शन होता है, खुल करके बातें होती है। ऑनलाइन में अगर जिन बच्चों को समझ में आ जाती है तो वो ऑनलाइन कोर्स भी परचेज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक्स ऑल ऑफ यू। ज़्यादा बातें ना करेंगे, आपका टाइम बहुत वैल्यूएबल है। इसका स्क्रीनशॉट दे दिया जा रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो और उस ढंग से फिर से बनाना, आंसर को ढक लेना और अपने से बनाना। थैंक्स ऑल ऑफ यू अगेन।